Welcome back, class. Now this is your part 2 of same chapter, chapter 3, part 2, and here we will look about your president. Okay, what are the things or the characteristics, powers held by the president? The president is the head of the state, and in our political system, the head of the state exercise only nominal powers. And here, nominal powers, thus, the president is like a queen of Britain whose functions are a large extent, okay, see, to a large extent, ceremonically, the president supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in a harmony to achieve the objectives of the state. So here in about president is just for supervising the all functions which is going on in the political institution. He is just simple as like a queen of Britain who just observing everything. Okay, he is having a power, but its power is nominal. Nominal is where you have to agree with all the decision which is taken by the other people. Okay, can you see here, your president is here. Okay, and the two person who is just behind you is the secretary. Okay, who inform you, who assist you. Okay, now you are getting my point. Understood? Okay, now अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंटमेंट देता है या कौन अपॉइंट करता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, इसके लिए आप सुन लीजिए. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय और इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज in accordance with the system of proportional representation by a means of single transferable vote. तो प्रेसिडेंट के लिए एक नाम को पुट फॉरवर्ड किया जाता है, फिर उसमें वोटिंग्स होती हैं और उसके बाद ही प्रेसिडेंट आपके बनते हैं. द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें कौन कौन लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए. सो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, बोथ हाउस. आप समझ गए होंगे, बोथ हाउस की बात कर रही हैं पार्लियामेंट की. द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, दैट इज एमएलए. तो एमपीज, एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं. एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी. तो यूनियन टेरिटरीज़ में पौंडीचेरी एंड दिल्ली भी पार्टिसिपेट करते हैं. ये सभी कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं. अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर अ प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन. तो जो भी नाम नॉमिनेट किए जाते हैं उसको मेजॉरिटी में वोट चाहिए होता है. दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट the entire nation. The president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can. This ensures that he remains only a nominal executive. Understood? So nominally executive होते हैं. nominal मतलब होता है नाम मात्र के, ठीक है, जिनका कोई पावर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ नाम मात्र के होते हैं. नाउ प्रेसिडेंटल सिस्टम. अब प्रेसिडेंटल सिस्टम क्या होता है, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं. प्रेसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. ही पर्सनली चूजेस एंड अपॉइंट ऑल द मिनिस्टर. तो अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए में नॉमिनल प्रेसिडेंट नहीं है, वहाँ पे बाकायदा लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं और वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी करते हैं और खुद ही चूज़ करते हैं. वहाँ प्राइम मिनिस्टर चूज़ करके नहीं देते हैं, ठीक है. लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर कॉल्ड द कांग्रेस इन द यूएसए, बट द प्रेसिडेंट कैन veto any law. Mostly important, the US president does not need the support of majority of members in the Congress and neither is he answerable to
them. The president has a fixed tenure of 4 years and complete it even if his party does not have a majority in कांग्रेस। तो ये यूएसए की बात है, किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है 4 इयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन वही लेते हैं, अपने मेंबर्स, अपने कैबिनेट मेंबर्स सभी यही डिसाइड करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा वर्ल्ड के भी बारे में हमें समझ लेना चाहिए जब हम अगर कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं तब। ओके, अब हम बात करते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की? ओके, सो प्रेसिडेंट enjoy the following power. All governmental activities take place in the name of the president. All the law and the major policies decision of die government are issued in their names. तो जितने भी कागजी कार्रवाई होती है, जितना भी रिटन चीज़ पे सिग्नेचर होता है, चाहे वो कोई ट्रीटी हो, चाहे वो कोई भी अपॉइंटमेंट हो, चाहे कोई आपने पॉलिसी साइन की है विद द अदर कंट्री, सभी पे प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। नेक्स्ट जो मेजर चीज़ है, ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट आर मेड इन द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट. These include the appointment of Chief Justice of India, the Judge of Supreme Court and the High Court of the state, the Governor of the state, the Election Commissioners, Ambassadors to other countries. ये सभी कौन अपॉइंट करते हैं? वो आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल college, a special constituent elected body to elect the president and vice president of India. तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। नेक्स्ट इज all the international treaties and the agreement are made in the name of the president. I just told you. Then the president is the supreme commander of the defense force of India. तो प्रेसिडेंट जो हैं वो आपके क्या हैं? सुप्रीम कमांडर हैं डिफेंस फोर्स के। द प्रेसिडेंट हैज़ अ इमरजेंसी पावर, दैट इज़ पावर टू डील विथ एन अनएक्सपेक्टेड एंड क्रिटिकल सिचुएशन, दैट इज़ पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी और अ प्रेसिडेंट रूल एंड इशूइंग एन ऑर्डिनेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रेसिडेंट के अंडर आती हैं, वो प्रेसिडेंट रूल ला सकते हैं। सेकेंडली, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी कंट्री में और आपको तुरंत इमरजेंसी रूल लगाना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का ही रूल चले और जो भी ऑर्डिनेंस देना है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाए, उसको आप कह सकते हैं ये भी इन्हीं की पावर है। ओके, सो यू कैन सी हियर दैट प्रेसिडेंटल सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको भी जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको रीड करके बाकी की चीज़ें फ्रेम आउट कर सकते हैं। ओके ओके, प्रेसिडेंट की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। अगर सपोज़ कोई भी बिल पास हो गया दोनों ही हाउसों में और प्रेसिडेंट को वो चीज़ सही नहीं लग रही है तो वो डिले कर सकते हैं, बट और या तो उसे वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट में फॉर अ रिकन्सिडरेशन यानी कि रिविजन के लिए। बट इफ़ द पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन द प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन इट, उनको फिर साइन करना ही पड़ेगा आफ्टर रिविजन। तो ये थोड़े उनके लिमिटेशंस की बात थी न। और अब हम पढ़ लेते हैं जुडिशरी की बात। ठीक है, जुडिशरी क्या होता है इसको समझेंगे, इसमें कौन कौन से चीज़ें पार्टिसिपेट करते हैं उसको भी हम समझेंगे। जुडिशरी रेफर्स टू an institution empowered to administer justice and provide a mechanism for the resolution of a legal dispute. All the courts at different level in a country put together are called judiciary. So judiciary क्या है? judiciary आपकी जो भी कानून, जो भी पॉलिसीज़, जो भी सॉल्यूशंस या मैकेनिज़्म गवर्नमेंट इंश्योर करती है, अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई लीगल डिस्प्यूट हो रहा है, उसमें कोई रिजोल्यूशन लाना है या रिसोल्यूशन यानी उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, तब आपकी कोर्ट पार्टिसिपेट करती है। और कोर्ट एट ऑल डिफरेंट लेवल, ये सभी टुगेदर एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं? आपका जुडिशरी बनाते हैं। The Indian judiciary consists of a Supreme Court for the entire nation, High Court and subordinate court in the state and district court and the court at the local level at
लोक अदालत। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड, it means that the Supreme Court control the judicial administrations in the country. It its decisions are binded or binding on all other courts of the कंट्री। तो इसमें से जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कंट्रोल करते हैं आपके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो वो डिसीज़न लेंगे बाकी सभी को वही डिसीज़न को फॉलो करना होता है। ओके। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से डिस्प्यूट या कौन कौन से चीज़ों को वो कोर्ट में स्टडी करते हैं या कहें तो डिसीज़न लिया जाता है। तो बिटवीन सिटीज़न ऑफ द कंट्री, अगर सिटीज़न के बारे में है, उनकी फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंच रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट हम देख सकते हैं। या तो हम तब भी इस चीज़ को देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में बिटवीन अ सिटीज़न एंड द गवर्नमेंट। अगर कोई सिटीज़न और गवर्नमेंट की लड़ाई हो रही है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, तब सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, कोई यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इट मीन्स दैट जुडिशरी इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी जो है ना ही लेजिस्लेटिव ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है। द जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग हमारे जो जज हैं वो काम नहीं करते हैं, ये फ्री होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। That's why all the modern democracies, including India, have a court that are independent of the legislature and executive। इसीलिए हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं जो सुप्रीम गवर्नमेंट में जो आपके सुप्रीम कोर्ट या बाकी जज होते हैं, जितने भी सीनियर जज होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ जज of Supreme Court and High Court. The judge of Supreme Court and the High Court are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of Supreme Court. तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद प्लस प्राइम मिनिस्टर के कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट जो है वो न्यू जज को अपॉइंट करते हैं या जज को अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। देयर इज़ अ वेरी लिटिल स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, और इसमें बहुत ही रेयर या इंटरफेरेंस जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का वो बहुत ही कम होता है। अब हम बात करते हैं रिमूवल। अगर सपोज़ किसी जज को हमें रिमूव करना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तब हम कौन सा स्टेप लेंगे? ठीक है, तब हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए? वंस अ पर्सन इज़ अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर from that position. It is as difficult as removing the president of India. तो आप जान सकते हैं कि इसीलिए हमें सोच समझ के लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। सो रिमूवल ऑफ जज जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है सभी के लिए। सेकेंडली अगर हम नोटिस करें तो इसीलिए हमें अपने जज को जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, एमएलएज, ये सभी लोग जो हैं थोड़ा सा हेल्प आउट करते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को टू चूज़ द राइट जज। अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन impeachment motion passed by separately by a 2/3 member of a two houses of a parliament. It has never happened in the history of Indian democracy. अगर बाई चांस अगर आपको अपने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना ही है, तब आप क्या करेंगे? तब क्या होता है कि आपको एक इम्पीचमेंट पास कराना पड़ता है दोनों हाउसों में, जहाँ पे आपको कम से कम 2/3 वोट की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको किसी भी जज को
रिमूव करना हो सुप्रीम कोर्ट के वे या हाई कोर्ट के वे, और ये आज तक इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ है, यानी कि इंडिया के जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है उसमें आज तक किसी भी जज को हटाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये जो बात लिखी गई है अगर आप अपनी बुक में देखें तो वो इस जगह लिखी हुई है, जस्ट सी हियर। ओके, नेक्स्ट इज पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, पावर क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो पावर इज बिटवीन द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, between the citizens and the government, between the two or more state government, between the government at the union and the state level। तो जितने भी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है वो सभी अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सिटीज़न वर्सेस गवर्नमेंट या सिटीज़न वर्सेस स्टेट और सिटीज़न वर्सेस एनी यूनियन टेरिटरी आर डिस्कस देयर। रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट क्या हो सकता है, तो इनके रोल भी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड होते हैं। अब ये रोल जानने के लिए हम थोड़ा और डीपली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द constitution of the country. They can declare invalid any law of any legislature or the action of the executive, whether at the union level or the state level. If they find such law or action is against the constitution, they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पावर ये है, तो क्या वो लेजिस्लेशन में यानी कि कोई भी लॉ में चेंजेस ला सकते हैं या किसी भी लॉ को चेंज भी कर सकते हैं अगर उन्हें लग रहा है कि आज के टाइम के साथ वो हमारे जो पीपल हैं, हमारे जो लोग हैं उनके साथ वो सही काम नहीं कर रहा, यानी कि हमारे जो लोग हैं उनके लिए सही नहीं है, तब विदाउट डिपेंडिंग ऑन द यूनियन लेवल और द स्टेट लेवल, ठीक है, हम डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज़ के लिए डिसीजन ले सकती हैं। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। सो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है जिसको ये बेसिक राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े से अमेंडमेंट चेंज कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट को भी नहीं है। ठीक है, जुडिशरी एज द हाईएस्ट अथॉरिटी, हम अपने जुडिशरी को हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंडिपेंडेंट है और इसी वजह से वो हमारे एक तरीके से गार्जियन है जो हमारी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ द पब्लिक इंटरेस्ट इज़ हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी सिंगल पर्सन सिटीज़न कोर्ट तक जा सकता है अगर उन्हें लगे कि उनके राइट को वायलेट किया गया है या उनके इंटरेस्ट को हर्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट। दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस चीज़ को कहते हैं आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, नेक्स्ट, द कोर्ट्स intervenes to prevent the misuse of the government's power to make decision. They check the malpractice on the part of a public officials. That is why the judiciary enjoy a high level of confidence among the people। इसीलिए जो पब्लिक है वो कोर्ट पे विश्वास करती है। अगर उन्हें लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर कोई इल प्रैक्टिस कर रहा है तो हम स्ट्रेट अवे कोर्ट में उस चीज़ के लिए डिमांड कर सकते हैं। Understood? I think it is finished. Yes, here your chapter is just finished now. So some of the summary you should know about, I'm just revising it once again. That is, there are the two categories of executive, that is permanent executive and political executive। permanent में आपके IAS IPS ये सब आते हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जितने भी मिनिस्ट्रीज कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सब आते हैं।
अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं. ओके. एंड प्रेसिडेंट की जो पावर होती है वो जस्ट नॉमिनल पावर होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर. उनके पास ज़्यादा पावर होती है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है कि एनी वन कैन अप्रोच टू कोर्ट इफ़ हिज पब्लिक इंटरेस्ट इज़ हर्ट बाय एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. अच्छा, कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट क्या होता है, सपोज कोई भी गवर्नमेंट अगर वो बहुमत के साथ अपनी पार्टी नहीं बना पाती है तब उनको दूसरी पार्टी की मदद लेकर के फिर वो बहुमत बना पाते हैं. बहुमत होता है कि एक एक बेंचमार्क सेट किया गया है कि इतना अगर वोट आएगा तभी आपकी पार्टी बन सकती है. ठीक है. आप देखते ही होंगे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा हर स्टेट में कभी ना कभी होता है. एग्जीक्यूटिव आप समझ चुके हैं, गवर्नमेंट क्या होती है वो आप समझ चुके हैं, जुडिशरी लेजिस्लेचर समझ चुके हैं, ऑफिस मेमोरेंडम स्टार्टिंग में ही आपको समझाया है. ये एक अथॉरिटी होती है, एक पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट बनाती है, और एक कम्युनिकेशन है जो कि इशू की जाती है और बाकी सब उसमें साइन करते हैं और फिर उसको पार्लियामेंट में पेश करके उस पर डिसीज़न लिया जाता है और लास्ट में प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं. रिजर्वेशन क्या होता है, कुछ पोजीशंस ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट में रिज़र्व की जाती हैं उन लोगों के लिए जो डिस्क्रिमिनेट होते हैं या उनको लगता है कि वो थोड़े से डिसएडवांटेज या बैकवर्ड होते हैं. उनको जो चीज़ सिक्योर तरीके से मिलती है कुछ ना कुछ परसेंट में, उसे आप कहते हैं रिजर्वेशन. स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी. अब इस स्टेट में भी आपके बहुत से गवर्नमेंट पार्टीज़ होती हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं और यही सारी चीज़ें जब स्टेट जब ऑर्गेनाइज करते हैं सभी पार्टीज़ को और इसी पार्टी से आपसे एमएलए बाद में आपके एमपीज़ सब एक साथ मिलके नेशन को सपोर्ट करते हैं. नेशन एंड स्टेट आर यूज्ड एज अ सिनोनिम के तौर पे यूज़ किया जाता है. ठीक है. स्टेट एक टाइप का आप जब बता रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट के बारे में आप चीज़ें बता रहे हैं तब. For exercise we can do this in our PDF file. I hope that you have know all the things which is related to working of institution right here. So go through and read your every corner of that or every corner of this page and see. If you come across with any doubt, do tell me and I definitely assure you to solve that particular problem. Thank you class. Have a very nice day.